नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 500 प्रश्न लिए हैं, जिसमें ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको उसको देखना है तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आप उस वीडियो के माध्यम से इस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 31वें प्रश्न से शुरू होगा और 60 प्रश्न पर ख़त्म होगा। आगे की प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि 500 प्रश्न समाप्त नहीं हो जाते। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा 10 ग्राम के विषय में सत्य कथन है। यहाँ पर देखिए, थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको अबिकस के बारे में बताया था। जियो बोर्ड किसे कहते हैं, जियो बॉक्स किसे कहते हैं, 10 ग्राम किसे कहते हैं, व्यवकलन किसे कहते हैं और ग्राफ किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी। क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे और सभी को आसानी से समझ पाएंगे उस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, आप इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। 10 ग्राम के विषय के बारे में पूछा गया है सत्य कथन। तो यहाँ चीन की एक पुरानी पहेली है, बिल्कुल सही है। इसमें 5 से 7 अलग अलग आकार के टुकड़े होते हैं और इन टुकड़ों को जोड़कर जानवरों, इंसानों और अन्य चीज़ों की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये तीनों ही कथन सत्य होंगे 10 ग्राम के विषय में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यहाँ उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ सुसंगत से तात्पर्य, यहाँ पर देखिए आपको सुसंगत से तात्पर्य बताना है। यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। सबसे पहले आपको सुसंगत के बारे में पूछा गया है कि इसका तात्पर्य क्या है। गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति, गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति, विभिन्न प्रकार की विधियां और कौशल संयुक्त रूप से आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायता दे सके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, सुसंगत से तात्पर्य पूछा गया है तो राइट आंसर होगा विभिन्न प्रकार की विधियां और कौशल संयुक्त रूप से आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायता दे सके, ये सुसंगत से तात्पर्य होता है। यदि महत्वाकांक्षी के बारे में पूछे कि महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य होता है, तो वहां पर हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति। याद रखिएगा, महत्वाकांक्षी के बारे में पूछे तो बी वाला राइट आंसर होगा और सुसंगत के बारे में पूछे तो तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ पर प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कक्षा 2 और 3 के बारे में पूछा गया है कि इनके लिए किस प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए, किसके आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित परीक्षण के आधार पर, अवलोकन के आधार पर, या फिर दोनों ए और बी दोनों के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए, ना तो मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, ना ही लिखित परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, ये अवलोकन के आधार पर होना चाहिए। बच्चे जो फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के होने चाहिए, उनका जो मूल्यांकन होना चाहिए वो अवलोकन के आधार पर होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यहाँ उचित कथन है, अन्वेषण आधारित कथन है, लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित कथन है, या फिर वाद विवाद आधारित कथन है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि यहाँ जो कथन होगा ये लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित कथन होगा कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा उद्देश्य श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री से कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षार्थियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, या फिर शिक्षार्थियों में अरुचि उत्पन्न करना। तो यहाँ पर पूछा गया है नेगेटिव प्रश्न। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा शिक्षार्थियों में अरुचि उत्पन्न करना। चारों विकल्पों को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। देखिए, यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में बात हो रही है। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को क्रियाशील बनाने के लिए, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, सीखने की गति को सुधार करने के लिए, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने के लिए और जटिल विषयों को सरल रूप प्रयुक्त करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये सभी किसके उद्देश्य हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री के उद्देश्य हैं। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर उद्देश्य बताए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर देखिए 4th वाला होगा। चलिए,
एक छात्र की बुद्धि लब्धि 100 है, इसका तात्पर्य, यहाँ पर देखिए इसका तात्पर्य आपको बताना है क्या होगा। उसकी मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु बराबर है, उसकी बुद्धि का स्तर उच्चतम है, वहाँ प्रभावशाली बुद्धि का है, या फिर उसकी वास्तविक आयु मानसिक आयु से कम है। तो यहाँ पर देखिए 100 पूछा गया है कि एक छात्र की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी बताई गई है, 100 है। तो इसका तात्पर्य होगा कि उसकी जो मानसिक आयु है और जो वास्तविक आयु है दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला होगा। चलिए, एक अध्यापक पहले सूत्र बताता है, तत्पश्चात उदाहरणों द्वारा उसकी पुष्टि करता है, वह कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण विधि। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि पहले सूत्र बताया जाता है और फिर बाद में उदाहरण को बताया जाता है, तो वो कौन सी विधि होगी, वो निगमन विधि होगी। याद रखिएगा, एक अध्यापक पहले सूत्र बताता है, तत्पश्चात उदाहरणों द्वारा उनकी पुष्टि करता है, तो वहाँ निगमन विधि का उपयोग कर रहा है। कौन सी विधि का उपयोग करेगा, वो निगमन विधि का उपयोग करेगा। चलिए, निम्न में से सत्य कथन, यहाँ पर देखिए सत्य कथन बताना है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको एक चयन करना है कौन सा सत्य होगा। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित नहीं होते हैं, छात्र एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है या फिर आवश्यक है, या लास्ट विकल्प है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो यहाँ पर देखिए सत्य कथन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा जो खेलना है ये संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, आवश्यक होता है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा तीसरा वाला होगा। जो तीनों विकल्प है, पहला, दूसरा और चौथा, ये विकल्प सत्य होंगे, बाकी जो तीसरा वाला विकल्प है ये हमारा सत्य होगा। चलिए, शिक्षार्थियों को त्रिभुज की रचना के प्रश्न समझाने हेतु बोधात्मक उद्देश्य, यहाँ पर देखिए बोधात्मक उद्देश्य पूछे गए हैं। शिक्षार्थियों को त्रिभुज की रचना के प्रश्न समझाने हेतु छात्र त्रिभुज की रचना विधि की व्याख्या करना, छात्र त्रिभुज की रचना के संदर्भ में परिकल्पना का निर्माण करना, त्रिभुज की रचना विधि का विश्लेषण करना, या फिर त्रिभुज की रचना करने की कुशलताएं प्राप्त करना। तो यहाँ पर बोधात्मक उद्देश्य के बारे में पूछा गया है, शिक्षार्थियों को त्रिभुज की रचना के प्रश्न समझाने हेतु। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा, छात्र त्रिभुज की रचना विधि की व्याख्या करना। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा पहला वाला होगा। चलिए, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग का महत्व, यहाँ पर देखिए इन दोनों के प्रयोग का महत्व पूछा गया है। बालकों को लुभाना, बालकों का मनोरंजन करना, बालकों में रुचि जगाना, या फिर बालकों को क्रियाशील बनाना। यदि आपने चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ा होगा तो राइट आंसर आप बता सकते हैं कि जो गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है या फिर इसका जो महत्व होता है वो बालकों में रुचि जगाना होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि एक प्राथमिक कक्षा का छात्र गणित का प्रश्न हल करने के बाद उसमें होने वाली संभावित त्रुटि का पता लगाता है तो वहाँ किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कोई छात्र है, प्राथमिक कक्षा में है, यदि वो गणित का प्रश्न हल करता है और उसके बाद वो संभावित त्रुटि का पता लगा लेता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो याद रखिएगा वो अवबोधा उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला होगा। चलिए, यदि छात्र विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़ों को पहचान कर उसके खांचे में डाल देता है तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। अभी हमने जाना कि वो अवबोधा की उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। अब आपको प्रश्न को और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है कि यदि छात्र विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को टुकड़े को पहचान कर उसके खांचे में डाल देता है तो वहाँ किस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। तो याद रखिएगा वो अनुप्रयोग उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। यदि कोई छात्र है वो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़ों की पहचान कर लेता है और वो उनके खांचों में डाल देता है तो वहाँ अनुप्रयोग उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को कोणों का ज्ञान देने हेतु उपयुक्त सामग्री। यहाँ पर देखिए यदि किसी शिक्षार्थी को आप कोणों का ज्ञान दे रहे हैं तो इन चारों विकल्पों में से वो कौन सी उपयुक्त सामग्री होगी। तो याद रखिएगा जो उपयुक्त सामग्री होगी वो घड़ी होगी। घड़ी के माध्यम से आप शिक्षार्थी को, जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षार्थी है कोणों का ज्ञान यदि आप उसको दे रहे हैं तो एक घड़ी एक उपयुक्त सामग्री हो सकती है कोणों का ज्ञान देने हेतु। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। चलिए,
निम्न में से चार्ट के प्रकार, यहाँ पर देखिए चार्ट के प्रकार आपको बताने हैं तो आप सभी को पता होगा, वृक्ष चार्ट, तालिका चार्ट और समय चार्ट, ये तीनों ही चार्ट के प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। निम्न में से किसमें आकृतियां का निर्माण, मापन इत्यादि सिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए आकृतियों का निर्माण, मापन किसमें सिखाया जाता है, रेखा गणित में, अंक गणित में, बीज गणित में या फिर ज्योतिष गणित में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा ये रेखा गणित। रेखा गणित में आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि सिखाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था। यहाँ पर देखिए गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था के बारे में आपको बताना है, कौन सी है, मानसिक कार्य है, मौखिक गणित है, लिखित कार्य है या फिर ये सभी हैं। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था के बारे में पूछा गया है तो वो मौखिक गणित होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। यहाँ पर देखिए आवश्यक अंग आपको बताना है गणित की पाठ्य पुस्तक का। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग होता है वो अवधारणा को स्पष्टीकरण करना भी होता है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी होता है और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी होता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य। यहाँ पर देखिए गणित शिक्षण का आपको मुख्य लक्ष्य बताना है, क्या होगा, समस्याओं के हल निकालने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आप यदि विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर का आप यहाँ पर आसानी से पता लगा सकते हैं। जो गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है वो समस्याओं के हल निकालने की क्षमता का विकास करना भी होता है और तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना भी होता है। तो उपरोक्त दोनों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर शायद पता भी होगा कि जो इकाई योजना के प्रतिपादक है वो कौन थे, डीवी, हर्बर्ट, स्किनर या फिर किलपेट्रिक। काफ़ी बार प्रश्न में बताया गया है, काफ़ी बार और काफ़ी वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूं, तो मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि ये जॉन डीवी है इकाई योजना के प्रतिपादक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है अबेकस के प्रयोग से। थोड़ी देर पहले यानी कि पहले ही जब वीडियो शुरू हुआ था तभी मैंने आपको बता दिया था कि अबेकस, जियोबोर्ड, जियोबॉक्स, टेनग्राम, विवकलन और ग्राफ के बारे में आपको समझा चुका हूं। उन सभी को मैं चित्र के माध्यम से आपको बता चुका हूं, तो मैंने लिंक यहां पर दे दी थी, मैंने आपको बताया था। यदि नहीं भी देखी है तो जब आप इस वीडियो को समाप्त कर देंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इन सभी के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए अबेकस का प्रयोग के बारे में पूछा गया है कि बच्चों के स्थानीय मान की महत्ता को समझाया जा सकता है, बिल्कुल समझाया जा सकता है। बच्चों को बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना सिखाया जा सकता है, बिल्कुल सिखाया जा सकता है। और बच्चों के गणना की परिशुद्धता का विकास किया जा सकता है, तो ये अबेकस से किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए, अपनी आयु बताते हुए कक्षा 3 के शिक्षक दीपक पांडे कहते हैं, मैं 3 दहाइयों और 5 इकाइयों से ज़्यादा हूँ परंतु 4 दहाइयों से कम हूँ। उनका उद्देश्य, यहाँ पर देखिए उनका उद्देश्य आपको बताना क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। मैं 3 दहाइयों और 5 इकाइयों से ज़्यादा हूँ परंतु 4 दहाइयों से कम हूँ। उनका क्या उद्देश्य है इसके बारे में आपको बताना है। बच्चों को स्थानीय मान का ज्ञान कराना, बच्चों को मनोरंजन करना, अपनी आयु छिपाना या फिर बच्चों का योगात्मक आकलन करना। यदि चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर आपके सामने है। यदि यहाँ पर देखिए दहाई, इकाई, दहाई और इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे गए हैं, आप यहाँ पर जिक्र हो रहा है 3 दहाई 5 इकाई, तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है, स्थानीय मानों के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि बच्चों को स्थानीय मान का ज्ञान कराया जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला होगा। चलिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप यदि विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वो प्रश्न आता हो या ना आता हो आप आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रीति गणित में कमजोर है, उसकी इस कमजोरी का कारण हो सकता है। यहाँ पर देखिए उसकी इस कमजोरी का कारण आपको बताना है क्या हो सकता है। उसका परिवार शिक्षित नहीं है, तो ये तो कोई कारण नहीं होगा। गणित से उसे भय लगता है, गणित शिक्षण की विधि उचित नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि गणित शिक्षण की विधि उचित नहीं, यानी कि जो समझाने का तरीका है, जो शिक्षक है उनका तरीका सही नहीं है। जिस प्रकार से जो प्रीति है वो गणित नहीं समझ पा रही है और गणित में वो कमज़ोर है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा, तीसरा वाला
वाला होगा कि वो गणित शिक्षण की जो विधि है वो उचित नहीं है, किसके लिए, प्रीति के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए, स्कूल के गणित क्लब में कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। स्कूल में गणित क्लब के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए, पहेलियां बनाना, इमारतों के नक्शे बनाना, 10 ग्राम से आकार बनाना, या फिर पर्यावरण में अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों और कोण ढूंढना। तो यहाँ पर देखिए कूट में आपको आंसर देना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी जो चारों विकल्प हैं ये चारों ही गतिविधियाँ होनी चाहिए स्कूल के गणित क्लब में। तो यहाँ पर कूट में आंसर हमारा कौन सा सही होगा, पहला वाला होगा। चलिए, एक शिक्षिका बच्चों से पूछती है कि वह दिन के समय का कितना हिस्सा किन किन गतिविधियों में करने के लिए खर्च करते हैं, उसका उद्देश्य। यहाँ पर देखिए शिक्षिका का उद्देश्य बताना है, क्या होगा, बच्चों को समय के महत्व के विषय में बताना, बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करना, बच्चों की समय सारणी को निर्धारित करना, या फिर बच्चों में समीकरण की समझ विकसित करना। यहाँ पर देखिए एक शिक्षिका है जो बच्चों से पूछती है कि वहाँ दिन के समय का कितना हिस्सा किन किन गतिविधियों को करने के लिए खर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो शिक्षिका है उसका उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर होगा शिक्षिका का उद्देश्य है बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर रेखागणित के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले भाग है औपचारिक रेखागणित है, अनौपचारिक रेखागणित है, दोनों है या फिर दोनों में से कोई नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा दोनों। याद रखिएगा जो प्राथमिक स्तर पर रेखागणित के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले भाग हैं वो औपचारिक रेखागणित भी है और अनौपचारिक रेखागणित भी है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए बच्चों की सराहना करनी चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए, बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, या फिर बच्चों का कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पाठ्य संचालन के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन होता है प्रश्नोत्तर द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा, प्रश्नोत्तरी द्वारा, या फिर सभी के द्वारा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पाठ्य संचालन के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन पूछा गया है कि किस प्रकार होता है, किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ये प्रश्नोत्तर के द्वारा भी होता है, प्रतिक्रिया के द्वारा भी होता है और प्रश्नोत्तरी के द्वारा भी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सभी के द्वारा होगा। चलिए, डिस्कैलकुलिया संबंधित है। यहाँ पर देखिए इससे संबंधित एक अच्छी सी मैंने एक ट्रिक बनाई है, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाया जितने भी विकार है। तो यहाँ पर एक लिंक आपको देखने को मिलेगी। यदि आप इच्छुक है ट्रिक देखने की, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप उस ट्रिक को देख सकेंगे। और यदि यहाँ पर एक लिंक नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इन सभी विकारों को देख सकते हैं। जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाएंगे बहुत सारे वीडियो वहाँ पर खुल जाएंगे, एक एक करके देख लीजिएगा, आपको जल्दी ही वो वीडियो मिल जाएगी। ज़्यादा समय नहीं हुआ है उसको अपलोड किए हुए। तो यहाँ पर देखिए डिस्कैलकुलिया के बारे में पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है, तार्किक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, या फिर आंकिक अक्षमता से। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको सभी को पता होगा कि ये गणितीय विकार है, ये गणितीय अक्षमता है। लेकिन यहाँ पर देखिए चारों विकल्पों में गणित के बारे में जिक्र ही नहीं हुआ है, तो आप क्या उत्तर देंगे। यहाँ पर डिस्कैलकुलिया के बारे में पूछा गया है और आंसर आप सभी को पता है कि ये गणितीय विकार है, गणित से संबंधित विकार है। तो यहाँ पर चारों विकल्पों को यदि आप पढ़ेंगे तो गणित से संबंधित कोई सा भी विकल्प नहीं दिया है। तो अब आप आंसर कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गणितीय विकार है या फिर आंकिक विकार है, दोनों ही एक ही है। आंकिक अक्षमता से डिस्कैलकुलिया संबंधित है। यदि यहाँ पर देखिए गणितीय संबंधी विकार नहीं दे और आंकिक अक्षमता दे तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, आंकिक अक्षमता होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए पाठ्यपुस्तक आधारित होना चाहिए, वातावरण आधारित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या फिर बाल केंद्रित होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि NCAB 2005 के अनुसार गणित शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। किस प्रकार का होगा, बाल केंद्रित होना चाहिए। राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा।
यहाँ पर अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गणित ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार होता है। इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गणित कठिन विषय हैं, अलंकारिक विषय हैं, तार्किक विषय हैं या फिर आलोचनात्मक विषय हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, गणित किस प्रकार का विषय है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि गणित किस प्रकार का विषय है, उसी प्रकार से ये प्रश्न है, उत्तर आपका क्या होगा, तार्किक विषय है। याद रखिएगा, गणित ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार होता है। यहाँ कथन, यहाँ निष्कर्ष निकालता है कि गणित तार्किक विषय है। प्रश्न में आ जाए कि गणित किस प्रकार का विषय है, तो वो किस प्रकार का होगा, तार्किक विषय होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। तो यहीं पर आज के जो 30 प्रश्न हैं हमारे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।